मित्रों नमस्कार, साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। देखिएगा, आज हम यहाँ पर ये जो वीडियो रहेगा वो आप लोगों का 6 नंबर का वीडियो है, द्विवेदी युग का। द्विवेदी युग में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था पिछले वीडियो में, 150 नंबर वाला प्रश्न था। एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? मुझे आंसर इसका मिल गया था, श्रीधर पाठक बताया लोगों ने, और बहुत बढ़िया आंसर इसका दिया है। चलेगा, आप लोग उसका ये जरूर याद रखिएगा कि एकांतवासी योगी के जो रचयिता है वो श्रीधर पाठक हैं। ये तो याद आप रख ही लोगे। लेकिन गोल्ड स्मिथ की जो कृति है हरमिट का अनुवाद श्रीधर पाठक ने, इसकी रचना लावनी या ख्याल शैली में करी थी। ठीक है। इनकी मौलिक एवं अनुदित रचनाएं इस प्रकार है। अनुदित का मतलब जिनको अनुवाद किया इन्होंने: गडरी एवं दार्शनिक, एकांतवास योगी, और उज्जड़ ग्राम, और श्रांत पथिक, और ऋतु संहार। ये तो इनकी अनुदित रचनाएं रही है, ये रही है इनकी मौलिक रचनाएं। वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांदे अटन, और गुणवंत हेमंत, ये इनकी मौलिक रचनाएं रही है। साथ में लिख लेना आप अपने रजिस्टर में। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन क्या 50 क्वेश्चन इसमें हो गए कंप्लीट। साथियों, पहली बार चैनल पर अगर आए हो तो निश्चित रूप से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और शेयर जरूर कीजिए साथियों। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो, और नहीं लगते तो कोई बात नहीं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस देख लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा इससे। ठीक है। और इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी मित्रों। चलिए, एकांतवास योगी के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। ये गोल्ड स्मिथ की कृति है हरमिट का अनुवाद। ठीक है। जो एकांतवास योगी जो है वो गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट का अनुवाद है, ये ध्यान रखिएगा। और श्रीधर पाठक ने इसको अनुवादित किया था। और श्रीधर पाठक ने जो है एकांतवास योगी इस रचना को लावनी या ख्याल शैली में लिखा। बात यहां तक समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अनुदित। अनुदित इनके जितने भी रचनाएं रही है: गडरी एवं दार्शनिक, एकांतवास योगी, उज्जड़ ग्राम, शांत पथिक, और ऋतुसहार, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं जिनको इन्होंने, दूसरे की रचना थी लेकिन इन्होंने अनुवाद किया था। इनकी मौलिक रचनाएं जो इनकी खुद की रचनाएं रही हैं वो है वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांदे अटन, और गुणवंत हेमंत। हो जाएगी मित्रों याद। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब हम लोग। 151 नंबर का प्रश्न है आज। 151 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। द्विवेदी युग में जो समस्या पूर्ति का केंद्र रहा है वो है कानपुर। याद रख लीजिएगा, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का जो केंद्र रहा है वो है कानपुर। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या माना जाता है? कानपुर माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा में प्राथमिकता देने की वकालत की। द्विवेदी जी के काव्य संग्रह रहे हैं काव्य मंजूषा, सुमन, और कान्य कुब्ज अबला विलाप, और देवी स्तुति शतक, और कान्य कुब्जा लिवर्त। ठीक है। साथियों, इनके काव्य संग्रह रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। और आप सबको पता होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग नाम पड़ा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ही इस युग के कर्ता धर्ता रहे हैं। 152 नंबर का प्रश्न है, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? तो जो कवि सम्राट की उपाधि दी जाती है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय को दी जाती है मित्रों। किसको दी जाती है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को। मित्रों, मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ता हूं क्योंकि आपका टाइम ही खराब होता है, इसलिए नहीं पढ़ता। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। मुझे भी यही, मैं हमेशा ही सोचता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकलने चाहिए आपके। ठीक है, तो कवि सम्राट की उपाधि किसको दी जाती थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय को दी जाती थी साथियों। अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट की उपाधि किसने दी थी ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उपाधि दी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। हरिओद को आधुनिक काल का क्या माना है? सूरदास माना है। भैया ये क्वेश्चन याद कर लेना यार। जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, उन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय को क्या माना? आधुनिक काल का सूरदास कहा। याद हो जाएगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को क्या कहा? आधुनिक काल का सूरदास कहा है। इसके बाद में जो हरिओद की जो कृति है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मित्रों याद कर लेना, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और ये रचना जो है, ये जो कृति है वो हरिओद की है। हरिओद मतलब
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो है आधुनिक काल का क्या कहा, सूरदास कहा है, याद हो जाएगा। कवि सम्राट भी किसको कहा जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय को ही कहा जाता है, कर लेना याद, है ना। आगे 153 नंबर का प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट तथा डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया था। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, श्रीधर पाठक ने किया था, याद हो जाना चाहिए। हर्मिट और डेजर्ट विलेज ये दोनों कृतियां किसकी है, गोल्ड स्मिथ की हैं। इन दोनों का हिंदी अनुवाद किसने किया, श्रीधर पाठक ने किया। अब किस नाम से किया ये भी आप यहाँ पर याद कीजिएगा। गोल्ड स्मिथ की कृति है हर्मिट और डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है। हर्मिट को तो इन्होंने एकांतवास योगी के नाम से, और डेजर्ट विलेज को इन्होंने उज्जड़ ग्राम के नाम से किया है। तो देखो विलेज यहाँ पर ग्राम आ रहा है, तो विलेज ग्राम, ठीक है, ये तो याद हो जाएगी। डेजर्ट विलेज, विलेज आ रहा है तो ग्राम से याद हो जाएगी, तो भैया उज्जड़ ग्राम। हर्मिट है, अब हर्मिट है एकांतवास योगी के नाम से इन्होंने किया है, नाम से हिंदी अनुवाद किया है। एकांतवास योगी की रचना इन्होंने लावनी ख्याल शैली में लिखी है, मैंने अभी अभी आपको बता दिया था, लावनी और ख्याल शैली में इसको लिखा है। पाठक जी द्वारा, यानी कि श्रीधर पाठक जी द्वारा जो है खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। यानी कि पाठक जो श्रीधर पाठक रहे, उन्होंने खड़ी बोली में जो पहली रचना लिखी वो थी गुणवंत हेमंत। तथा खड़ी बोली की जो प्रथम पुस्तक थी वो थी इनकी एकांतवास योगी, जो इन्होंने हर्मिट का अनुवाद किया था, गोल्ड स्मिथ की करती थी हर्मिट, वो इनकी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। कौन सी, एकांतवास योगी, जो अनुवादित है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, 154 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। वेरी नाइस साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न है और अनेक बार पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूं। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था मित्रों। किसके द्वारा, मुकुटधर पांडे। याद कर लेना भैया, याद कर लेना इसको। सर्वप्रथम स्वच्छंद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। याद कर लेना, जो मुकुटधर पांडे है उन्होंने सबसे पहले छंद स्वच्छंदता का शब्द का प्रयोग किया, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने, जो मुकुटधर पांडे है उन्होंने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। साथियों, मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज छोटे भाई रहे हैं, और इन्हें पांडे बंधु के नाम से भी जाना जाता है। वेरी नाइस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 155 नंबर का, किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी कि मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की। किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी कि मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की थी साथियों, वो थे मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है उनका, मैथिली शरण गुप्त नाम रहा है। साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र यानी कि मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना करती साथियों। सगुण मूर्ति सर्वेश की किसको कहा, मैथिली शरण गुप्त को कहा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण की मातृभूमि कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार यहाँ हैं, ये पंक्तियां भी थोड़ी सी ध्यान रख लेना मेरे साथियों, मेरे मित्रों। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लोट 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 कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं साथियों। और ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र तथा मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर पुकारा। इन महान, इस राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को जो राष्ट्र कवि कहा था साथियों, वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था मेरे मित्रों। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बात करते हैं। 156 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार किसका पहले प्रकाशन हुआ था वो यहाँ पर देखना है, और उसके बाद में किसका, और उसके बाद में किसका, और उसके बाद में किसका। साथियों, ये मैथिली शरण गुप्त की एक एक रचना याद कर लेना, जो मेन राइटर है ना उनको जरूर याद कर लेना, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले जो रचना हुई थी वो भारत भारती की करी गई थी, फिर साकेत की, फिर यशोधरा, फिर विष्णुप्रिया। तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा और विष्णुप्रिया, ये इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है इनकी रचनाओं का सही कालक्रम है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बाकी फिर आप बता देना भैया। देखो यहाँ पर भारत भारती, मैंने भारत भारती से 12-12 इस तरह से बताया था, तो 1912 में करी। साकेत की 1931 में करी, यशोधरा की 1932 में, विष्णुप्रिया की 1957 में। तो भारत भारती, साकेत और यशोधरा। तो भारत भारती 1912 में, साकेत 1931 में,
साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, विष्णु प्रिया 1957 में। तो याद कर लेना इसको, ठीक है। 157 नंबर का प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, बाकी तीनों राइट हैं और एक गलत है। यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। साथियों, इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं, बिल्कुल राइट है। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं का संग्रह इसमें सम्मिलित है, बिल्कुल राइट है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का संग्रह भी किया गया है। तो ये तीनों ऑप्शन राइट है, लेकिन पहला ऑप्शन इसका गलत है, 10 खंडों में विभक्त है। ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 खंड नहीं है साथियों, इसमें 8 खंड है। कितने खंड हैं? इसमें 8 ही खंड हैं मेरे मित्रों। इसमें 10 खंड नहीं है, 8 खंड है। इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, याद कर लेना भैया। जो राम नरेश त्रिपाठी की संकलित और संपादित कविता कौमुदी संग्रह है, उसको 8 खंडों में विभक्त किया गया है, न कि 10 खंडों में। याद हो जाएगा मेरे मित्रों। बढ़िया तरीके से आप याद करते रहिए मित्रों, जरूर शेयर कीजिएगा यार। मतलब पता नहीं यार, मेरे वीडियो क्यों रुक जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे जितने भी साथी हैं, मुझे लगता है मुझे सपोर्ट करेंगे इस बार, जरूर 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 जरूर, मुझे लगता है शेयर करेंगे। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यार जरूर शेयर करना। मेरे भी वीडियो जो है पता नहीं कैसे रुक जाते हैं, लोगों के पता नहीं बहुत सारे वीडियो पर अच्छे अच्छे व्यूज आते हैं, लेकिन आप लोगों को ही दुआएं हैं, बस चलते रहेंगे और क्या है। आपको अच्छा लगना चाहिए। कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित गलत कथन है। ये कथन 8 खंडों में विभक्त है। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। कितने लोकगीतों का संग्रह है? 15,000 से। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है ये कविता कौमुदी, जिन्हें त्रिपाठी जी ने 1925 से 1930 के बीच अवध के गांव गांव में घूम घूम कर संग्रहित किया था। इसमें सोहर, कजरी, बिरहा, होरी, मेला गीत, विवाह गीत, विदाई गीत आदि सभी शामिल किए गए हैं साथियों। चलेगा, पढ़ते हैं आगे। 158 नंबर का प्रश्न है, चींटी से चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। ये कथन किसका है साथियों? ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और बढ़िया कथन है, जबरदस्त कथन है। और आया हुआ प्रश्न है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, और भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, और बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविताएं हो सकती है। ऐसा कथन कहने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी है, क्योंकि हम द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं, तो द्विवेदी ही आएगा इसमें ऑप्शन। तो साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक कथन रहा है, और राजस्थान के कॉलेज लेक्चरार में और केंद्रीय विद्यालय में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और भी जगह आया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 159 नंबर का प्रश्न है, भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? भारत भारती की रचना का अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना, इनमें से सभी। तो साथियों, अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना, तीनों ही ऑप्शन राइट है साथियों। तो भारत भारती रचना का उद्देश्य यही था, अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना और भविष्य का निर्माण करना। बहुत अच्छी बात है। भारत भारती जो है साथियों 1912 में लिखी गई रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना रही है। रचना का जो मूल प्रेरणा है, मुसद सह्याली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैपीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। मैथिली शरण गुप्त ने जो भारत भारती की रचना करी थी साथियों, इसकी जो प्रेरणा इनको मिली है, वो मुसद सह्याली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय केपी के द्वारा जो कृत है भारत दर्पण पुस्तक से इनको ये प्राप्त हुई थी। मित्रों, याद कर लेना भैया। 160 नंबर का प्रश्न है साथियों, बढ़ते हैं आगे 160 नंबर के प्रश्न पर। हरिओदकृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास। साथियों, जो हरिओद जी हैं, मैथिली सॉरी क्या नाम है उनका, हरिओद जी जो हैं साथियों, उनका जो महाकाव्य रहा है, उसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है, वो है प्रिय प्रवास। ठीक है। अब
हरिओं जी प्रिय प्रवास महाकाव्य में संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। देखो कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा महाकाव्य है? सारे के सारे उनके ही महाकाव्य हैं, लेकिन प्रिय प्रवास ऐसा है जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग किया गया है। साथ ही ये 1914 में लिखा गया है और 17 सर्ग थे इसके अंदर। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक वर्णन किया गया है। मित्रों याद कर लेना, प्रिय प्रवास में, प्रिय प्रवास पहले तो किसका महाकाव्य? हरिओं जी का है। प्रिय प्रवास में कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है? संस्कृत छंदों का प्रयोग किया है। प्रिय प्रवास कब लिखा गया? 1914 में। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में क्या घटना है? इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है साथियों। ये इतने सारे प्रश्न यहां से बन जाते हैं, तो ये आप याद कर लीजिएगा। हरिओद ने परिजात प्रबंध काव्य की रचना करी, जिसमें 15 सर्ग है। परिजात से 15 सर्ग याद हो जाएगा। इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, इसलिए भी ये जो है इंपोर्टेंट हो जाता है साथियों। तो प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम जो है ब्रजांगना विलाप था, इस नाम से लिखना चाहते थे। तो ये भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा मित्रों। 161 नंबर का प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? सबको पता है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र उपाधि दी गई थी साथियों। द्विवेदी युग के कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की। और भी बहुत सारी रचनाएं हम लोगों ने जो है एक एक रचना को बोल बिल्कुल सन के साथ हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। आप यहाँ पर फिर भी देख लीजिएगा। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी। तो साथियों बहुत सारी रचनाएं रही, हम लोगों ने एक एक रचना को पहले पढ़ा है। द्विवेदी युग को द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? द्विवेदी युग को जागरण काल सबको पता है, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जागरण काल कहा गया था। द्विवेदी युग को यानी कि भारतेंदु युग, यानी कि भारतेंदु युग को जागरण सुधार काल का पुनः जागरण काल किसके द्वारा कहा गया था? सबको पता है। और यहाँ पर जागरण सुधार काल जो है वो भी नरेंद्र ने कहा, डॉक्टर नरेंद्र ने। और यहाँ पर द्विवेदी युग को जागरण काल जो है किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये बात कही गई है। तो द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है साथियों, याद कर लेना। इसकी समयावधि 1900 से 1918 तक मानी है। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा तथा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। समयावधि 1893 ईस्वी से 1918 तक इसकी मानिए। प्रश्न में जागरण काल दिया गया है जो कि असंगत है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा था, लेकिन क्वेश्चन वही कहता है ये, इसलिए याद कर लेना भैया। जो द्विवेदी युग है उसको डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जागरण सुधार काल कहा गया था। ये आप याद, जागरण काल बोलो या जागरण सुधार काल बोलो, ये एक ही बात होती है, ध्यान रख लेना। और इसकी समयावधि जो रही है वो 1900 से 1918 तक रही है। और जो आचार्य शुक्ल थे उन्होंने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान काल के नाम से जाना। इसकी समयावधि उन्होंने 1893 से 1918 तक मानी है। ये बातें सारे की सारी याद कर लेना। जागरण सुधार काल के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, जागरण काल के नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि द्विवेदी युग को किसने नाम दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने नाम दिया है, याद कर लेना। 163 नंबर का प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्तियां हैं, याद कर लेना। अच्छी पंक्तियां हैं, क्वेश्चन आ जाता है। दिवस का अवसान था समीप, गगन था कुछ लोहित हो चला। साथियों ये पंक्तियां हरिओं जी की पंक्तियां हैं, प्रिय प्रवास से ली गई पंक्तियां हैं। और प्रिय प्रवास जो है हरिओं जी के द्वारा लिखा गया प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली में। तो ये याद हो जाना चाहिए, 1914 में लिखा गया था। ठीक है, याद हो जाएगा। आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, श्याम नारायण पांडे की पंक्तियां हल्दी घाटी से ली गई है। वंदनीय वह देश जहां के देश से निज अभिमानी हो, बंदवता में बंदे परस्पर परता के अज्ञानी हो, श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। जो पंक्तियां दी जाती हैं उन पंक्तियों को जरूर नोट अपने रजिस्टर में कीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस के लिए जबरदस्त प्रश्न है, प्लीज एक एक वीडियो को जरूर देखिएगा, एक एक वीडियो बहुत कीमती वीडियो है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न आता है 164 नंबर का, द्विवेदी युग का वो कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की थी? ऐसा कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में करी है साथियों? वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग का वो कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में करी? वो था जगन्नाथ दास रत्नाकर साथियों, याद हो जाएगा।
तो रत्नाकर को हम लोग जो है उर्दू में जकी उपनाम से भी जानते थे, और इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी और कलकासी और विराष्टक, ये इनकी रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं हैं डॉक्टर रत्नाकर की? इनको उर्दू में जकी उपनाम से जानते थे, याद रख लेना फिर भी। और ब्रज भाषा में इन्होंने, जिसने पूरी रचनाएं ब्रज भाषा में करी, वो थी जगन्नाथ दास रत्नाकर, वो है साथियों। ठीक है, याद कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, उर्दू में इनको जकी उपनाम से जानते थे, और इनकी रचनाएं रही हैं गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी और विराष्टक, याद कर लेना। ठीक है, 165 नंबर का प्रश्न है, जयद्रथ वध जो रचना है वो किसकी है? जो जयद्रथ वध रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की एक एक रचनाओं के बारे में हम लोगों ने बहुत भयंकर तरीके से पढ़ लिया कि मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचनाएं रही, और मैथिली शरण गुप्त की ये रचना किस सन में लिखी गई है, ये तक भी हम लोगों ने पहले प्रश्नों में कर चुके हैं मित्रों। तो जयद्रथ वध जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। यहाँ पर इनकी रचनाएं बार बार इसलिए पढ़ी जाती है, याद हो जाती है फिर। रंग में भंग, किसान, किसकी रचनाएं? सारे के सारे मैथिली शरण गुप्त की है। विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, साकेत कब लिखा? 1931 में। भारत भारती 1912 में। झंकार, यशोधरा, यशोधरा कब लिखा? 1932 में। द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया कब लिखा? 1957 में। ठीक है, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी। तो साथियों इस तरह से आप लोगों को याद हो जाएगी धीरे धीरे चीजें। तो पंचवटी, रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी, बार बार पढ़ोगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी। तो जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना रही है। अगला प्रश्न है 166 नंबर का प्रश्न, माइकेल मधुसूदन कृत, माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया था? माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया था मित्रों? तो ये था मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का जो हिंदी अनुवाद किया वो किसने किया था? वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही किया गया था साथियों। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने मधुप उपनाम से किया था। किस नाम से किया था? मधुप उपनाम। देखो क्वेश्चन में तो केवल ये पूछा है कि जो माइकेल थे मधुसूदन दत्त जो कृत रचना थी मेघनाथ वध, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? ये मैथिली शरण गुप्त ने किया। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन साथियों किस नाम से किया था? वो था मधुप, मधुप उपनाम से किया था। इनके अनुदित काव्य है साथियों प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्र संहार। जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो अनुवादित जो काव्य हैं वो ये हैं तीन, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्र संहार, ये इनके जो है अनुवादित काव्य रहे हैं। प्लीज आप अपने रजिस्टर में जरूर नोट कर लीजिएगा मित्रों। मित्रों मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपकी तैयारी में जरूर चार चांद लगाएंगे, आपकी तैयारी को जरूर सॉलिड करेंगे। आप मेहनत कर रहे हो तो जरूर निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करना मेरे साथियों, प्रैक्टिस जरूर करना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, 167 नंबर का प्रश्न है, काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? काव्य मंजूषा के जो रचयिता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, याद कर लेना। ठीक है, अब महावीर प्रसाद द्विवेदी के और भी काव्य संग्रह है, सुमन, कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सर्गो नरक ठिकाना नहीं, सर्गो नरक ठिकाना नहीं, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता रही है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है कान्य कुब्ज के रचयिता को काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी और भी रचनाएं रही हैं, एक तो है सुमन, एक है कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है बहुत ही प्रसिद्ध है स्वर्ग और नरक ठिकाना नहीं, स्वर्ग और नरक में कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी रचना भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा की गई है।
168 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? साथियों, प्रिय प्रवास, रंग में भंग, जयद्रथ और पंचवटी। इनमें से ये सारे की सारी रचनाएं तो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, लेकिन जो प्रिय प्रवास है साथियों, ये रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना रही है। प्रिय प्रवास आप सबको पता है कि हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया था, और इसका जो नाम था वो व्रजांगना विलाप नाम से वो रख रहे थे। तो साथियों, इतनी सारी बातें आप लोगों को पता लग जाती है तो फिर क्या दिक्कत है भैया। तो प्रिय प्रवास का जो नाम है ये वज्रांगना विलाप था। संपूर्ण काव्य संस्कृत विण व्रतों पर आधारित था। आप सबको पता है प्रिय प्रवास में संस्कृत छंदों का प्रयोग किया गया है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, ये सब मैथिली शरण गुप्त की ही रचनाएं रही है मेरे साथियों। मेरे मित्रों, याद कर लो रे, मजा आ जाएगा आपको। चलो, 169 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? पथिक, स्वप्न, मिलन, श्रांत पथिक। श्रांत पथिक जो है ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। जो श्रांत पथिक रचना है वो श्रीधर पाठक की रचना है साथियों। पथिक, स्वप्न, मिलन तो है, लेकिन साथियों जो सी ऑप्शन है श्रांत पथिक, ये श्रीधर पाठक की रचना है, न कि राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, इसलिए याद कर लेना। 170 नंबर का प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद का जो प्रसिद्ध काव्य रहा है वो कौन सा रहा है? प्रिय प्रवास रहा है, जो 1914 में लिखा गया था और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यहाँ पर इनके भी काव्य बता देता हूं। जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद की रही है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, और कुरुक्षेत्र जो है साथियों वो रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य रहा है मित्रों। 171 नंबर का प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप इसका जरूर आंसर बताइएगा। देखते हैं 171 नंबर का प्रश्न का आंसर कौन कितने बंदे राइट देते हैं। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी रही है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मित्रों, आपको कैसे प्रश्न लगे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा साथियों, और जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों का साथ और आपका प्यार इस तरह से बना रहे, और यही मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप सभी जो भी इन क्वेश्चनों को पढ़े, ईश्वर से यही दुआ है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आए और पेपर आपका अच्छा जाए साथियों, आपका सिलेक्शन जरूर हो निश्चित रूप से। मित्रों, जो भी पहली बार पढ़े चैनल से जुड़े तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले जो भी वीडियो बनेगा 171 नंबर प्रश्न से आएगा। तो थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।